हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 25 जून 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 1 का एग्ज़ाम पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है डीआई का। सो फ्रेंड्स, इसमें पहला आपको डीआई को सॉल्व करने के लिए डीआई को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें पूछा क्या गया है। सो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस पर जाते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। What is the average number of boys who passed in the 12th examination in the year 2024 from the all 6 schools A to F together? यानी कि हमें एवरेज निकालना है 2024 का बॉयज़ का सभी स्कूल्स के। सो निकालते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। हमें इसमें नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और पास परसेंटेज गर्ल्स की दी हुई है। तो इसमें टोटल स्टूडेंट्स जो है वो हमारे 550 है ए स्कूल में, और गर्ल्स की परसेंटेज 44 है। तो बची हुई जो परसेंटेज होगी वो 56 बॉयज़ की होगी। तो इसे सोल्व करके आएगा हमारा 308। ऐसे ही हम बी स्कूल का निकालेंगे। 640 इंटू पास परसेंटेज गर्ल्स की दी हुई है, बॉयज़ की इसमें से लेस निकाल करके निकालेंगे। 40% गर्ल्स की है तो 60% बॉयज़ की होगी। इसे सॉल्व करके आएगा 384। ऐसे ही हम बाकी सभी स्कूल्स की परसेंटेज निकाल लेंगे। सी की आ जाएगी 560 इंटू 55/100, ये आ जाएगी 308। डी की आ जाएगी 800 इंटू 52/100, इसको सोल्व करके आएगा 416। ऐसे ही हम ई की भी निकाल लेंगे। ई का आ जाएगा 840 इंटू 45%, इसे सोल्व करके आएगा 378। एफ को सोल्व करके आएगा 750 इंटू 64%, तो ये आ जाएगा 480। अब हमें इन सब का एवरेज निकालना है। तो इन सब का एवरेज आएगा ऐड करके, तो इन सब को ऐड करके आएगा हमारा 2274। और 6 नंबर ऑफ स्कूल्स हैं तो डिवाइड कर देंगे हम इसको 6 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 379। सो 4 ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब दूसरी क्वेश्चन पे जाते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड फ्रॉम स्कूल ए इन 2023 टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम स्कूल ई इन द ईयर 2023। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले निकालना है बॉयज़ की पास परसेंटेज, कितने बॉयज़ पास हुए थे स्कूल ए से 2023 में, और कितनी गर्ल्स पास हुई थी 2023 से स्कूल ई से। सो उसका डाटा हमें दिया हुआ है, हम निकालते हैं। सो फ्रेंड्स, स्कूल ए से 2023 में जो बॉयज़ थे वो थे 500 इंटू गर्ल्स की परसेंटेज दी गई है, 100 में से माइनस कर देंगे 46 को, तो बॉयज़ की परसेंटेज आ जाएगी इंटू 54। इसको सोल्व करके आएगा 270। इसी तरह हमें स्कूल ई की निकालनी है। 2023 की ही निकालनी है गर्ल्स की। तो इसकी परसेंटेज है 750 इंटू गर्ल्स की दी गई है 36%। सो स्कूल ई में 2023 में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 600 थे, और जो गर्ल्स थी की परसेंटेज थी वो 54% थी। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 324। तो अब हमें इनकी रेशियो निकालनी है। तो इनकी रेशियो निकालेंगे 270 324। इनको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5:6। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आंसर नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर स्कूल एफ
The number of boys who passed in the year 2024 is approximately dash percentage of more than that in 2023। तो हमें स्कूल एफ में बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है कि वो कितने ज़्यादा थे 2023 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग। सो इसे सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्कूल एफ में जो बॉयज़ की परसेंटेज थी वो दी गई है इसमें 2024 में 750 इंटू 64 परसेंटेज। इसको सॉल्व करके आएगा हमारा 480। ये 2024 की है और 2023 की जो है वो है ये है 650 इंटू 50%। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 325। अब ये कितना ज़्यादा है 2023 से, तो इनको माइनस करके 135 डिवाइड कर देंगे हम इसे 325 से, तो 47.69 जो है इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। तो सेकंड आंसर हमारा सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इन द ईयर 2024 from all the 6 schools is dash percentage of the number of students who passed from school A in the year 2023। मतलब हमें सबसे पहले गर्ल्स का एवरेज निकालना है 2024 का सभी स्कूल्स का। तो उसे हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, ऐसे हम सबका एवरेज निकाल लेंगे। जैसे ए स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 550 थे और गर्ल्स की परसेंटेज दी गई थी हमें 100%, तो इसे सॉल्व करके 242 आंसर आ जाएगा। उसी तरह बी स्कूल से 640 इंटू 40 परसेंटेज गर्ल्स की दी गई थी, तो 256 आ जाएगा। और सी स्कूल में 560 इंटू 45%, तो ये 252 इसका आंसर आ जाएगा। डी स्कूल में 800 और 48 परसेंटेज गर्ल्स की परसेंटेज दी गई थी, तो 384 आ गया। ई स्कूल में 840 इंटू 55 परसेंटेज गर्ल्स की दी गई थी, तो इसे सोल्व करके 462 आ गया। एफ स्कूल में 750 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स की परसेंटेज 100 थी, तो इसे सोल्व करके आ गया हमारे पास 270। अब हमें इन सब का एवरेज निकालना है, तो एवरेज हम इन सब को ऐड करके निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा इन सब का एडिशन 866, और नंबर ऑफ स्कूल्स थे 6, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 311 जो है वो। ये हमारे एवरेज गर्ल्स का परसेंटेज आ गया कि कितनी गर्ल्स थी एवरेज नंबर ऑफ में। और अब हमें देखना है हमसे और आगे क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम स्कूल ए इन द ईयर 2023। मतलब हमें जो है 2023 के स्कूल ए के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से निकालना है। तो हमें दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 दिए गए हैं इसमें स्कूल ए में 2023 में, और जो हमारे पास गर्ल्स का एवरेज आया है वो 311 आया है। तो हमें एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स को ऊपर रखना है और जो हमें निकालना है वो नीचे रखना है, कितने टोटल स्टूडेंट्स थे स्कूल ए के। ये इससे हमारा जो है रेशो आ जाएगी, ये परसेंटेज 62.2 परसेंटेज आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर नंबर 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, जो हमसे पूछा गया है ना उसे हम नीचे रखते हैं डिवाइड में। फिफ्थ क्वेश्चन है डीआई का, नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन इज मोर देन 300 इन द ईयर 2023 एज वेल एज इन दी 2024 इन ओनली डैश स्कूल्स। हमसे ये पूछा गया है कितने नंबर ऑफ बॉयज़ के 300 से ज़्यादा मार्क्स है 2023 में, कितने स्कूल्स में है, कितने नंबर ऑफ स्कूल्स थे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 2024 में तो हमने देखा था कि सभी बॉयज़ के मोर देन 300 थे, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये निकाल चुके हैं। उसमें सभी का जो मार्क्स है वो 300 से ज़्यादा ही थे। अब हमें 2023 के निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ
बॉयज़ के 300 से ज़्यादा मार्क्स है, तो वह आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, और जो 300 से ज़्यादा मार्क्स है वो स्कूल बी में और बी और एफ में है। बी और एफ में 300 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के 2023 में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी मॉर्निंग शिफ्ट की पेपर की डीआई, जो कि बहुत आसान थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का। द रोल ऑफ टीचर इन सपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कांट बी ऑफ द डैश। क्या रोल नहीं हो सकता एक टेंचर का? टीचर देखो कोच भी होता है, मेंटर भी होता है, ट्यूटर भी होता है। टेक्नोलॉजी में का ये जो है वो टीचर, टेक्नोलॉजी का इससे कोई रिलेशन नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो ये जो फोर्थ को आंसर है वो इसका राइट आंसर है कि ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का सपोर्टिंग नहीं है। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है एलिमिनेशन। अगर 3 ऑप्शन एक जैसे हैं तो फोर्थ वन ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा, तो हम उसे गैस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। कौन सी चीज सेल्फ जनरेटेड फीडबैक नहीं मानी जाती? प्रीव्यूइंग जो है, हम खुद लगाते हैं, पूर्वदर्शन करना, मतलब हम एक गैस लगा लेते हैं इसमें। रिट्रेसिंग, इसमें भी हम स्टार्टिंग में ही उस किसी भी पर्सन के बारे में जजमेंट तैयार कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब भी यही है कि हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं पहले से ही। एश्योरेंस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से, ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को हमें कॉग्निटिव डोमेन को, इनको हमें अरेंज करना है, तो आपको इसे अरेंज करना है, तो इसकी अरेंजिंग को आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये 3 डोमेन में पूछी जाती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। ये डोमेन्स होते हैं टीचिंग के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, जो बेंजामिन ब्लूम ने दिए थे। तो इसमें हमें कॉग्निटिव डोमेन की क्रोनोलॉजी को सेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले नॉलेज, जो कि इसमें नहीं है, तो सेकंड स्टेप पर जाएंगे। क्या है? कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है। नेक्स्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले आएगा रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, मतलब EBC, यानी कि इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में से आएगा। एंड फिर आएगा एनालाइज करना A, लास्ट में इवेल्युएशन D, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन सी चीज़ें असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आती है? देखो, टेस्ट से भी हमें असेसमेंट कर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। एग्जामिनेशन से भी हम पता लगाते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। तो A और B तो होंगे ही, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो कट हो जाएंगे। तो फर्स्ट और फोर्थ में से हमें देखना है। क्विज़िज से भी पता लगता है, यानी कि EB आएगा दोनों में। वर्कशीट्स, ये भी आएगा ABDE। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4। जो रूब्रिक्स है उससे हम असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट माप नहीं सकते। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमें प्रिंसिपल दिए गए हैं और हमें उसकी इम्प्लीकेशन बतानी है। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स।
इसे किसके, ये कौन से स्टेटमेंट के साथ मैच होगा? 2 के साथ। टास्क डिज़ाइन करना शुड बी अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम अ प्रोग्राम वाइड पर्सपेक्टिव। तो इसका जो है ए जो है हमारा बी के साथ मैच होगा। अगला है समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्निंग ओरिएंटेड। असेसमेंट जो होती है उससे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है, तो बी का 4th हो गया। फैसिलिटेटिंग डायलॉगिक फॉर्म ऑफ फीडबैक, फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन असेसमेंट प्रैक्टिसेस, तो सी का 1 हो गया। अगला है इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट, पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, तो डी का जो है वो ग्रेटर सेंस ऑफ ऑनरशिप बाय स्टूडेंट्स, तो डी का 3rd। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, क्या इसमें से रिसर्च नहीं है? तो हमें इस सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च इज ए केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फिनोमिना विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशंस है जिससे हम अपनी नॉलेज को एनहेंस करते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी ए प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये हम इस ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स ऑफ द पीपल, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये कॉमन सेंस के ऊपर बेस नहीं होती, ना ही एक्सपीरियंसेस और बिलीव्स ऑफ द पीपल के ऊपर बेस होती है। ये हमारी नॉलेज के ऊपर बेस होती है लेकिन कॉमन नॉलेज के ऊपर नहीं। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किसके ऊपर बेस होती है? तो साइंटिफिक जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो वेरीफाइबल एविडेंसेस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ्स देन कैन बी साइटेड, इनके ऊपर बेस होती है। तो 12th का फर्स्ट ही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि हमें इसमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि ये फर्स्ट आंसर इसका सही था। क्योंकि रिसर्च कभी भी बिलीव्स के ऑफ द पीपल पे बेस नहीं हो सकती, ना ही एक्सपीरियंस पे, ना ही किसी की मतलब वो कोई पहले सोच ले कि रिसर्च क्या है। हम पहले भी किसी भी रिसर्च के आउटकम्स को नहीं निकाल सकते, हमें उसके ऊपर पहले पूरी स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन आर, क्या क्या हाइपोथेसिस के कंस्ट्रक्शन के क्राइटेरिया है? सबसे पहला इट शुड डिस्क्राइब वन इशू ओनली, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिर्फ एक ही इशू को डिस्क्राइब करती है, तो ए बिल्कुल ठीक है इसका, तो ए हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बी इट शुड डिस्क्राइब मैनी इश्यूज़, मैनी इश्यूज़ को डिस्क्राइब नहीं करती, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर बी गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, सेकंड भी और फोर्थ भी, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो 14 का है सी आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने ये देख लिया कि बी स्टेटमेंट गलत है और 3 ऑप्शंस में बी स्टेटमेंट है, तो हम इजीली बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए जिससे हमारा एमसीक्यू जल्दी सॉल्व हो गया। तो आप भी इस ट्रिक्स को लगा सकते हैं और अपने पेपर को टाइम पर फिनिश भी कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उसे उसके मीनिंग से रिलेट करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पूछा गया है थ्योरी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, थ्योरी एक रिसर्च प्रॉब्लम है जो रिप्रेजेंट की जाती है एक मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा। तो ए का सेकंड, मॉडल क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिकली इंटर रिलेटेड प्रपोजिशंस होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं प्रेडिक्ट फैक्ट्स को और फिनोमिना को। सो बी का थर्ड हो जाएगा। अगला है सर्वे। सर्वे क्या होता है? डाटा कलेक्शन टेक्निक्स, हम कोई क्वेश्चनार के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, तो सी का 4। मॉडलिंग क्या हो गई? ये जर्नलाइज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और ए प्रोजेक्ट, तो ये डी हमारा का फर्स्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अगर वो कोई पर्सन खुद से बात करता है तो उसे इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। इंटरपर्सनल में 2 बंदे एक दूसरे से बात करते हैं और इंट्रा में खुद से बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सेंडर हैज नॉट फॉर्मुलेटेड द आइडिया, थॉट और मैसेज इन ए प्रॉपर मैनर, it can result into a barrier in communication. The barrier occurs at what level? अगर सेंडर के तरफ से ही जो है बैरियर हुआ है तो एट द टाइम ऑफ एनकोडर, तो ऑप्शन नंबर ठीक, क्योंकि मैसेज एनकोड सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है तो एनकोडर, अगर रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज करना है मूवीज को किसने कितनी ज़्यादा अर्निंग की है उस अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सी मूवी आएगी? सबसे पहले आएगी दंगल। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है दंगल। पहले दंगल आएगी, फिर हमारी आएगी बाहुबली 2, फिर पुष्पा 2, देन RRR, फिर KGF चैप्टर 2। इनकी इनकम के अकॉर्डिंग जो है इनको रैंक किया गया है, क्रोनोलॉजी सेट की कर दी। अगला क्वेश्चन है व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर सम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है? तो फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, तो ये होगा उससे ये मीडिया से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार फॉर इंडिया। और जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो भी मीडिया से रिलेटेड है, तो AC। और ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिमिटेड, ये भी हमारी मीडिया से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें मूवीज दी गई है और कौन से ईयर में ये रिलीज हुई थी ये बतानी है। सबसे पहले जो मुगले आजम थी वो कब आई थी? मुगले आजम जो आई थी वो 1960 में आई थी। शोले 1975 में। और ये जो बॉबी मूवी है ये आई थी 1973 में। और मैंने प्यार किया ये आई थी 1989 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म गलत है, तो इसे सोल्व करेंगे। 3 4 जा इंटू 4 12, 3 जा 36, ये इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1738 है। सो
अगला क्वेश्चन है, हमें कोड दिया गया है, जर्मनी को इन्होंने ऐसे लिखा है मैथमेटिकल में, और फ्रांस को हमें इस लैंग्वेज में लिखना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट को लिखना होगा, उनकी नंबरिंग याद करनी होगी। ऐसे जैसे मैंने लिखा गया है, जैसे हमसे पूछा गया है, पहले बताया गया है हमसे कि जर्मनी जो है वो 7 पे जी 7 पे आता है और हमें 9 दिया गया है, मतलब इसमें +2 ऐड कर दिए गए हैं। और जो ई है उसमें भी +2 ऐड कर दिया गया है, तो 7 आ गया। तो इसी तरह सभी में +2 किया गया है नंबरिंग पे। तो हमें फ्रांस में भी अल्फ़ाबेट में +2 करना है, यानी कि एफ हमें हमारा 6 पे आता है, तो इसमें हम +2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। आर हमारा 18 पे आता है, इसमें +2 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ए हमारा 1 पे आता है, +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तीनों को सोल्व करके हमारा आंसर निकल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, बाकी का जो पेपर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।